हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसा है मेरा बच्चा पार्टी। आई होप आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और बड़ी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, कल वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बड़े डे टू डे लाइफ के बहुत अच्छे बहुत ऑसम कॉन्सेप्ट पढ़े थे और आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर एंजॉय भी किया था। सिमिलरली आज भी हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ से मिलते तो है और हम नॉर्मली उन चीज़ों को एक्सपीरियंस भी करते हैं। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 10 और उस लेक्चर नंबर 10 में बात करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड। अभी ये बैंकिंग ऑफ रोड क्या होती है इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि जब कभी हमारी गाड़ी चलती है, कार चलती है सीधे रास्ते पे तो सीधा चलती चली जाती है, लेकिन सडनली कोई कर्व आता है, कोई टर्न आता है तो हमें अपनी गाड़ी को घुमाना पड़ता है, स्टीयरिंग की हेल्प से मोड़ना पड़ता है। सोचो अगर ना घूमी तो, अगर स्टीयरिंग की हेल्प से ना करे तो सर वो सीधा चलती चली जाएगी, डिवाइडर से टकरा जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, जब हम गाड़ी सीधी चल रही है, गाड़ी सीधी चलते चलते हमें कर्व घुमाना पड़ता है ना, घुमाना पड़ता है तो हम पे एक बाहर की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। कभी भी एक्सपीरियंस करना, स्कूल की बस में बैठ के जब जा रहे होते हो, सडनली कर्व आता है, ये कर्व आता है आपके पास, तो आप पे एक बाहर की डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बात ये आती है कि अगर हमारी रोड सीधी है तो हम नॉर्मली सीधे चल रहे हैं, हमारी स्पीड बढ़ती भी चली जाती है 60, 80, 100, 120 है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस कार में जा रहे हैं। लेकिन जब कर्व आती है तो हम एकदम टर्न लेते हैं और हम पे एक बाहर की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बात ये आई कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कौन करता है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि वेरियस सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं, कभी टेंशन हो जाती है, कभी ग्रेविटेशन फोर्स हो जाता है, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाता है, कभी मैग्नेटिक फोर्स हो जाता है और कभी फ्रिक्शनल फोर्स हो जाता है। तो जब हम बात करते हैं कि जब कार में सीधे चलते चलते कर्व आ गया, अब बच्चों ये कर्व आ गया तो पक्की बात है कि यहाँ सर्कुलर मोशन तो होने वाला है। अब सर्कुलर मोशन होने वाला है तो ये हमारी रोड है बच्चों, ठीक है ना, गाड़ी सीधी चल रही है। मान लो ये हमारे पास कार है और जो कि v वेलोसिटी से चल रही है। v कांस्टेंट वेलोसिटी मान लेते हैं बच्चों इस केस में। कैसी वेलोसिटी है बच्चों, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी आ गई तो आपका दिल तो समझ में आ गया कि सर देयर इज नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी इस डायरेक्शन में at की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0। क्योंकि v कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगी। v कांस्टेंट तो ओमेगा कांस्टेंट, अगर ओमेगा कांस्टेंट तो डी ओमेगा बाई डी टी यानी अल्फा, तो ओमेगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 तो अल्फा की वैल्यू 0, अल्फा 0 तो at भी 0, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो नहीं होगा। लेकिन बच्चों जब ये गाड़ी घूमेगी तो यानी सर्कुलर पाथ तो होगा। सर्कुलर मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन जरूरी एक्सेलरेशन होती है, रेडियल एक्सेलरेशन या यू कैन से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब एक बात बताओ, अगर ये गाड़ी में कौन नेसेसरी है, कोई ना कोई ऐसा सोर्स है जो इस गाड़ी में, देखिए इसमें एक फोर्स तो इधर लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड है ना बच्चों, ये तो इसका रेडियस हो जाएगा, जो भी ये कर्व पाथ होगी उसका रेडियस मान लेते हैं हम लोग r, ठीक है। यहाँ कहीं इसका सेंटर मान लेते हैं तो होगा ना, ये तो कर्व पाथ है, इसका एक रेडियस होगा जिसको हमने r माना। और सेंट्रीफ्यूगल किधर लगेगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, हाउ मच, mv²/r। अब इस mv²/r जैसे आप रोड पे टर्न लेते हो तो ऐसा थोड़ी ना आपकी गाड़ी स्किड कर जाती है, बाहर एकदम डिवाइडर पे लगती है, कर्व कर जाते हो ना आप, इजीली कर्व करते हो, तो यानी वहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स है जो इस mv²/r को बैलेंस कर रहा है। यानी इस mv²/r को कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा है। वो कौन होगा बच्चों, सर टायर और इस सरफेस यानी टायर और रोड के बीच में होने वाला फ्रिक्शनल फोर्स, यानी यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स प्ले में आ जाएगा। अब सोचो एक बारी, अगर यहाँ पे स्किडिंग नहीं करने देनी तो ये कौन सा फोर्स लगने वाला है, फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा होगा, स्टैटिक या काइनेटिक, स्टैटिक सर, वेरी गुड। कैसा फोर्स हो जाएगा बेटा ये, स्टैटिक।
और स्टैटिक की तो क्या खासियत होती है, एडजस्टिंग नेचर होता है उसका, तो सिचुएशन के देखकर अपनी वैल्यू बदल लेता है वो। तो बात समझ में आई। अच्छा, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है, एफ रिक्वायर्ड कितना है बच्चों, mv²/r, क्योंकि हमें तो 3 स्टेप्स आते हैं सोल्व करने। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है सर्कल, तो सर्कल तो आइडेंटिफाई हो गया। फिर क्या करना है, रेडियल डायरेक्शन में सूडो वाला कॉन्सेप्ट लगाना है और उस पर एफ नेट 0 कर देना है, और टेंजेंशियल डायरेक्शन को नॉर्मली यानी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें सोल्व करना है। तो चलिए, आइडेंटिफाई सर्कल हो गया, आइडेंटिफाई जिसका रेडियस हमें r पता लग गया, रेडियली आउटवर्ड में mv²/r रहेगा। और इसको बैलेंस कौन करेगा बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो गाड़ी स्किड कर जाती, यानी सीधा इस डिवाइडर पे जाके टकरा जाती। चलिए, घूमती नहीं। फिर हमने क्या देखा, अब जो कि गाड़ी सीधी चल रही है तो इस गाड़ी का मास m मान लेते हैं बच्चों, mg नीचे लगने वाला है और नॉर्मल ऊपर लगने वाला है। ठीक है, यानी यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, mg। अब एक बात बताओ, हमसे बोला गया वो कितनी वेलोसिटी से चले, कितनी वेलोसिटी से चले कि वो स्किड ना करे। अब स्किड ना करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होने वाला है, कि सर जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है ना, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए मैक्सिमम फ्रिक्शन से, यानी एफ आर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स। यही तो है बच्चों हमारे पास नो स्लिपिंग कंडीशन, कि जितना फ्रिक्शन हमें चाहिए वो फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। अगर है तो हमारी गाड़ी स्किड नहीं करने वाली, तो हम वहाँ से वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब देखिए एफ आर कितना बच्चों, mv²/r, और एफ मैक्सिमम कितना है बच्चों, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी सर म्यू इंटू एन। मान लेते हैं कि इनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज म्यू। एन की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, mg के बराबर, तो mv²/r मस्ट बी लेस देन इक्वल टू m इंटू जी इंटू म्यू। m विल कैंसिल आउट, तो v की वैल्यू देखो बच्चों, v² लेस देन इक्वल टू r इधर चला जाएगा बच्चों, r म्यू g, यानी v शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी r। यानी ये जो v से चल रहा है, ये जो v से चल रहा है, ये v इससे कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। अगर इसके बराबर या कम होगा तो स्किड नहीं करने वाला, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो गया तो स्किड कर जाएगा। अब ये समझने की कोशिश करना बच्चों, ये वो वाली वेलोसिटी आ गई कि इस वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं चलना, इससे ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, स्किड कर जाएगा। अब ध्यान से सुना, ये जो वेलोसिटी है ये डिपेंड किस किस पे कर रही है। देखो जी तो कांस्टेंट है, उसमें तो ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता, यानी जी तो कांस्टेंट रहने वाला है। लेकिन दो फैक्टर और है जिस पे डिपेंड करता है, म्यू एंड आर। अब ध्यान से सुनिए, आर क्या है, जो ये कर्वेचर है ना, इस कर्वेचर का रेडियस। उन्होंने क्या बोला कि अगर हमें स्पीड की लिमिट को बढ़ाना है, स्पीड की लिमिट को बढ़ाना है, मान लो ये v की वैल्यू आई यहाँ से 40 किलोमीटर पर आवर, हम चाहते कि ये 50 किलोमीटर पर आवर हो जाए, थोड़ी स्पीड और बढ़ा लेते हैं, हम चाहते हैं ये 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो क्या एक तरीका है, v r पे भी डिपेंड करता है, म्यू पे भी डिपेंड करता है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो आप, r को बढ़ा सकते हो, यानी जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, इसको यहाँ ना लेके और बड़ा कर दो, थोड़ा और बड़ा कर दो। बट इसकी भी एक लिमिट होती है। आपने कोई ऐसा कर्व देखा है, कोई ऐसा टर्न देखा है जो 5 किलोमीटर रेडियस में जाके घुमा हुआ है? नहीं ना, एक लिमिट सी होती है, एक रेंज होती है कि इतने से रेंज में ही हमें घुमाना होता है। तो आर को भी ज़्यादा नहीं बढ़ा कर सकते। और जो ये म्यू है, ये क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हाँ, इस म्यू को हम लोग बढ़ाते ही तो है, जैसे कि आपने देखा होगा टायर की जो ग्रिपिंग होती है ना, और जो सड़क हमारी बनती है, जो रोड्स बनती है हमारे पास, वो थोड़ी खुरदुरी टाइप की होती है। बट इस म्यू को हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ऐसा थोड़ी ना हम बिल्कुल गड्ढे कर देते, म्यू ही म्यू बढ़ा दिया, अरे म्यू ही म्यू ज़्यादा बढ़ा दिया, आपने खुरदुरी रोड ज़्यादा बढ़ा दी, तो वो रोड कहाँ की बनी, है ना। तो म्यू को हम हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा, म्यू कैसे चेंज हो सकता है? म्यू क्या है, बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बारिश आ गई, किसी ने उस सड़क पे तेल डाल दिया,
तो भैया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बेसिकली फ्रिक्शन तो और कम हो जाएगा, तो यानी म्यू हमारे हाथ में नहीं है। तो ये वाली जो मैक्सिमम हमारे पास स्पीड आई है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, वन इज़ रेडियस, वन इज़ म्यू। रेडियस को हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, एक रेंज होती है। म्यू हमारे हाथ में नहीं है। बारिश आ गई, बारिश को थोड़ी ना रोक पाएंगे, नहीं नहीं नहीं, बारिश नहीं आनी चाहिए। इस रोड पे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैक्सिमम है, बारिश आ गई तो वो 40 ना होके 30 हो जाएगी। जो बंदा 40 से जाएगा वो तो गया काम से, क्योंकि उसको तो पता है 40 से यहाँ से पार करने वाला हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बट सडनली बारिश आ गई, बारिश आ गई तो क्या हो गया, म्यू कम हो गया। म्यू कम हो गया तो जहाँ 40 से सेफली हम जा सकते थे वो अब 40 ना रह के 30 हो गया। जो बंदा 40 से जा रहा है वो तो गया काम से। तो म्यू हमारे हाथ में नहीं है। बात समझ में आया? अब यहाँ से हमने सबसे अच्छा क्या देखा कि भैया फ्रिक्शन फिर वही समझदारी वाला रोल प्ले कर रहा है। फ्रिक्शन वही इंटेलिजेंट आदमी है, फ्रिक्शन वही है जिसे फिजिक्स आती है, क्योंकि ये अपने अकॉर्डिंग काम करा लेता है। तो अभी हमने क्या देखा, इस केस में जब v कांस्टेंट है तो फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। बात समझ में आ गई? बट इस केस में हमने एक और स्पेशल केस रख के चले थे कि v कांस्टेंट है, लेकिन सर अगर अल्फा से मूव कर रहा है, यानी कोई ऐसा ट्रैक आ जाए जिसमें v भी आए, यानी ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी आए और रेडियल एक्सेलेरेशन भी आए, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में भी क्या यही हमारे पास सेफ स्पीड रहने वाली है? इसको सेफ स्पीड भी बोलते बच्चों, सेफ स्पीड, कि अगर इस स्पीड तक चले तो आप सेफ रहने वाले हो, इससे ज़्यादा करके तो आप स्किड कर जाओगे, जो कि आपने देखा भी होगा यंग जनरेशन बहुत तेज स्पीड से गाड़ी चलाती है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो कर्व पाथ पर ही जाकर गिर जाते हैं। बात समझ में? लेकिन अब हमारा क्वेश्चन ये है, चलिए ठीक है, ये तो नॉर्मल केस हमारा हो गया। अब हमसे बात पूछी गई कि अगर एक्सेलरेटेड होगा, ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से था, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से था, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 थी। लेकिन अब अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाए तो चलो देख लेते हैं, ये रिजल्ट अभी याद रखेंगे हम लोग। चलिए बच्चों, अब फ्रिक्शन का एक समझदारी वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगेन वही कॉन्सेप्ट है, वही कार है, वही कर्व है, ये वही रेडियस r है, इसका सेंटर ये रहा, ठीक है ना, इसका मास m है। परफेक्ट। अब बोला गया इनिशियली एट t = 0, यानी इनिशियल टाइम पर उसकी वेलोसिटी 0 थी, लेकिन जो ये कार है, दिस कार इज मूविंग विद सम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a, ठीक है ना, a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा। अब बच्चों मुझे एक बात बताइए, जो कार में ये एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन लेके कौन आता है? सर इट इज क्वाइट ऑब्वियस, इंजन लेके आता है। लेकिन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की अगर हम बात करें तो ग्राउंड को देखने की कोशिश करना कि जब ये टायर है ना, टायर मान लो इसको आगे जाना है तो इस पॉइंट को फोकस करो। अगर इसको आगे जाना है, ओमेगा से ये मूव कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या करेगा? इस पॉइंट की टेंडेंसी है पीछे जाने की, पीछे जाने की। याद है सुपरमैन वाला क्वेश्चन किया था, इसकी टेंडेंसी है पीछे जाने की। तो रोड इस पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा? आगे की डायरेक्शन में। यानी इस कार में एक्सेलरेशन इंजन और फ्रिक्शन लेके आता है। विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की अगर हम बात करें, हम सड़क के बेसिस पे एनालाइज करें, तो फ्रिक्शन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब एक बार बताइए बच्चों, जो कि ये घूम रहा है, घूमने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? AR तो होगा ही होगा सर, भाई रेडियल एक्सेलरेशन तो होगा, नहीं तो सर्कुलर मोशन का है इमरान नाम का वो। और इसमें जो कि अब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, यानी AT भी है, और AT हमें गिवन है A, ठीक है ना। अब हमसे बोला गया कि वो टाइम निकालिए या वो मैक्सिमम स्पीड निकालिए या मैक्सिमम टाइम निकालिए जिसके बाद वो स्लिप करना स्टार्ट कर दे। अब तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। हमारे पास सबसे पहले तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है बच्चों, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो हम तीनों फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, पहली बात। नहीं तो शॉर्टकट मेथड भी हमें आता है, हम इसको ओमेगा फाइनल दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी भी लिख सकते हैं, याद करो, क्योंकि हमारे पास A कांस्टेंट है, AT कांस्टेंट है तो अल्फा भी कांस्टेंट होगा। या इसको हमें लिखने का एक तरीका क्या बोला, तो V/R दिस इज इक्वल्स टू U/R, और प्लस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? AT/R, AT/R इंटू टी। R विल कैंसिल आउट, U की वैल्यू 0 है, यानी V दिस इज इक्वल्स टू AT इंटू टी, यानी V दिस इज इक्वल्स टू A इंटू टी। लो जी,
अब अगर हमें टाइम निकालना होगा तो वेलोसिटी को हम at पुट कर देंगे तो वहाँ से टाइम आ जाएगा। वेलोसिटी पूछी गई है तो v को v रहने देंगे। दोनों ही क्वेश्चन हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। वो हमसे स्पीड पूछे तो भी, वो हमसे टाइम पूछे तो भी। अब मेरी एक बात बताइए, जो कि यहाँ पर 80 स्पीड बढ़ रही है, रेडियल एक्सेलेरेशन भी है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी है, तो फ्रिक्शन को फिजिक्स आती है, ये वही वाले सिस्टम आ गए बच्चों जो हम लोगों ने डिस्क के ऊपर ब्लॉक, कभी वो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन प्रोवाइड कर रहा था, कभी वो रेडियल एक्सेलेरेशन प्रोवाइड कर रहा था, कभी वो दोनों ही प्रोवाइड कर रहा था। तो यहाँ पर जो ये टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलेरेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये कौन? सर फ्रिक्शन। अब देखिए, तो इन दोनों का नेट एक्सेलेरेशन किधर आएगा? ए डायरेक्शन में बच्चों। तो जो ये नेट एक्सेलेरेशन ए नेट आया, तो ये आया किसके कारण? फ्रिक्शन फोर्स। और व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द एक्सेलेरेशन? फोर्स। तो फोर्स भी किधर लगेगा? इसी डायरेक्शन में, यानी फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ गई? अब फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन बोल लेते हैं। तो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा बच्चों? m इंटू ए नेट, मास इंटू एक्सेलेरेशन। ए नेट की वैल्यू देखिए बच्चों, ए नेट कितना हो जाएगा बच्चों? दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों? अब ए आर कितनी होती है? सर ए आर होते हैं वी स्क्वायर बाय आर। तो चलिए बच्चों इसको लिख लेते हैं, वी स्क्वायर बाय आर यानी वी की पावर 4 बाय आर स्क्वायर प्लस ए टी की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पे गिवन है ए, तो ए स्क्वायर। ठीक है ना? ये ए नेट हो गया। तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना हो गया बच्चों? m इंटू अंडर रूट ऑफ v की पावर 4 बाय r की पावर 2 प्लस ए स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। अब जो कि हमारे पास रोड सी है ना, तो इस पे mg नीचे लगने वाला है बच्चों और नॉर्मल ऊपर लगने वाला है। यानी मैं लिख सकता हूं यहां से n की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों? mg के बराबर। चलिए ध्यान से देखना आप। तो हमें नो स्लिपिंग कंडीशन है। नो स्लिपिंग कंडीशन वो क्या होती है बच्चों? सर जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है ना, वो लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए एफ मैक्स। बच्चों कहानी वही चल रही है, टेंशन मत लेना। अलग अलग फॉर्मेट आ रहे हैं बट कॉन्सेप्ट वही है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है, दैट्स इट। चलिए, तो एफ मैक्स कितना आ गया बच्चों? एफ मैक्स हुआ सर हमारे पास म्यू इंटू एन, और यहाँ पर n की वैल्यू अभी भी कितनी है बच्चों? m इंटू जी, यानी एफ मैक्स मस्ट बी इक्वल टू म्यू एम जी। चलिए रखिए बच्चों, यहाँ पर एफ आर शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स। एफ आर की वैल्यू कितनी आई बच्चों? m अंडर रूट ऑफ v की पावर 4 बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू म्यू एम जी। m विल कैंसिल आउट, हमें v कैलकुलेट करना है। तो बच्चों तो देखिए अब ध्यान से सुनना, ये स्क्वायर अंडर रूट है, इधर लेके स्क्वायर ले लेते हैं ना, स्क्वायरिंग बहुत साइड कर देते हैं, अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कितना बच्चों? v की पावर 4 बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी सुना, ए स्क्वायर को इधर लेके चले जाओ, लेकिन इधर म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर, स्क्वायरिंग हो जाएगी ना, तो दिस इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए। ठीक है? अब ये आर स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा इधर, तो यहीं पे कर दूं बच्चों, आर स्क्वायर इधर आ गया मल्टीप्लीकेशन में। अब v की पावर 4 है, v की पावर 4 ये लेस देन इक्वल टू आना चाहिए बच्चों, क्योंकि कंडीशन हमारी ये है। तो v की पावर 4 है, इधर जाके क्या हो जाएगी? इस पूरे की पावर 1/4, यानी यहाँ से v की वैल्यू कितनी आई बच्चों? v दिस इज लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वेयर जी स्क्वेयर माइनस ए इंटू आर स्क्वेयर की पावर 1/4। लो जी, ये वो वेलोसिटी आई हमारे पास, जो हमारे पास मैक्सिमम, यानी जो भी वेलोसिटी आएगी ना, वो इस वाले फैक्टर के बराबर या कम होनी चाहिए। तो हमारे लिए वो इजीली विदाउट एनी स्किडिंग चला जाएगा। अब देखो एक बात ही, हमसे टाइम पूछा गया तो v की वैल्यू को क्या पुट कर दो? a इंटू टी। v की वैल्यू को अगर मैं a इंटू टी पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा बच्चों? मेरे पास टाइम आ जाएगा। अब थोड़ा सा एक बार एनालिसिस करते हैं। जो पहले केस में ये वाली वेलोसिटी आई थी, इसको v1 बोल देता हूं, और इस वेलोसिटी को मैं v2 बोल देता हूं। ध्यान से देखना, अब थोड़ा सोच के देखो, ये था कब? जब कांस्टेंट वेलोसिटी से टर्न ले रहा था, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से।
ये वाली वेलोसिटी आई है जब वो एक्सेलरेट करते हुए टर्न लिया है। एक तो था कि वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, 40 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है और वो टर्न ले लिया। एक है वो 20, 30, 40, 50, 60 और झूम लेके चल रहा है। तो अब हमें दोनों ही केसेस को एनालाइज करना है कि ये था जब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था, कांस्टेंट v, ये था जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, यानी बढ़ती हुई स्पीड से मूव कर रहा है। तो एक बार दोनों में देखो v1 और v2 में कौन ज़्यादा, ध्यान से देखना। ये क्या है बच्चों, म्यू आर जी का अंडर रूट। ये देखो आर स्क्वायर अंदर लेके आ जाओ, तो इस फैक्टर में से पहली बात तो कुछ माइनस हो रहा है, यानी इस वाले फैक्टर में से कुछ माइनस हो रहा है। फिर उसकी पावर देखो 1/4, इसकी पावर देखो 1/2। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखो एक बारी, म्यू आर जी की पावर 1/2। यहाँ पे देखो म्यू आर जी की पावर स्क्वायर माइनस ए इंटू आर स्क्वायर, यानी म्यू आर जी में से कुछ पावर माइनस हो रही है। फिर उसके होल की पावर 1/4 है, यानी दोनों का कंपैरिजन देख के मुझे समझ में आ रहा है कि v1 इज ग्रेटर देन v2। मतलब क्या समझ में आए बच्चों कि अगर आप किसी भी कर्व पे, किसी भी टर्न पे कांस्टेंट स्पीड से जाओगे, कांस्टेंट स्पीड से जा रहे होगे, तो वो मैक्सिमम स्पीड से आप कर्व टर्न ले सकते हो, बजाय कि आप एक्सेलरेटेड फॉर्म में जा रहे हो। यही रीजन होता है बच्चों कि हमारे जो बाइक रेसर्स होते हैं ना, उनको पहले ही बोला जाता है कि टर्न आने से पहले आप जितनी स्पीड बढ़ा सकते हो बढ़ा लेना, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से आप टर्न लेंगे तो काफ़ी सेफ रहेगा, बजाय कि आप स्पीड बढ़ाते हुए टर्न ले। बात समझ में आ रही? दोनों को एनालिसिस कर लिया। पहले केस में हम लोगों ने कांस्टेंट स्पीड से टर्न लिया था तो ये स्पीड आई थी। दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेटेड, मतलब स्पीड लगातार बढ़ाते हुए टर्न ले रहे हैं, तो ये वाली वेलोसिटी आई। फिर दोनों को कंपेयर किया कि ये वाली स्पीड जब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर, मतलब टर्न लिया था, तो वो ज़्यादा स्पीड थी एज कंपेरिजन टू एक्सेलरेटेड वाले से। तो बाइक रेसर्स को यही बोला जाता है कि भाई टर्न आने से पहले ना जितनी स्पीड बढ़ा सकते हो बढ़ा लेना, टर्न पे मत बढ़ाना, यानी बढ़ाते हुए मत निकलना। बढ़ाते हुए निकलोगे तो आप स्किड कर जाओगे, फिसल जाओगे, आप गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। और ये जो कि होता भी है कई रेसर्स के साथ। और टर्न लेते ही अगर एक्सेलरेट करने की कोशिश करते तो वो फटाक से गिर जाते। बात समझ में आई? तो ये था पूरा एनालिसिस कि जब भी हम सर्कुलर कर्व की बात करेंगे, घुमा रहे होंगे अपनी गाड़ी को, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ से एक चीज़ और समझ में आई कि कौन रिस्पॉन्सिबल था यहाँ घुमाने के लिए, तो देखा फ्रिक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब दिक्कत ये आई कि अगर फ्रिक्शन हमारे हाथ में नहीं है भाई, बारिश आ गई, तेल गिर गई, तो फ्रिक्शन तो गड़बड़ा जाएगा, फ्रिक्शन तो कभी भी दिक्कत दे सकता है। अब बात यह है क्या कुछ ऐसा समाधान निकाला जाए क्या कि जहाँ फ्रिक्शन के अलावा कोई और भी फोर्स रिस्पॉन्सिबल हो जाए, यानी हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज कर पाए, क्योंकि फ्रिक्शन हमारे हाथ में नहीं है सर, ठीक है ना। फ्रिक्शन क्या है बच्चों, म्यू कभी भी चेंज हो सकता है। तो ये अब सोचा गया कि क्या कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए कि फ्रिक्शन के अलावा भी और कोई चीज़ है जिसको हम कंट्रोल कर सके। तब आंसर आया कि हाँ पॉसिबल है, जिसको हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अब याद करो, जब भी आप कर्व देखते होंगे, अच्छा हाईवेज के बारे में बात करेंगे हम, अपने लोकल रोड्स के बारे में नहीं बात करेंगे, तो ध्यान से रखना, जब भी आप हाईवेज को देखेंगे ना, तो हाईवे में क्या होता है कि सिंपली ये टर्न ऐसा नहीं होता। हाईवे का आउटर एज थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, वो ऐसे नहीं होता, वो ऐसे होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है। कभी भी नोटिस करना, जो भी कर्व होगा ना, ऐसे मुड़ रहा होगा तो ये वाला, ऐसे मुड़ रहा होगा तो ये वाला, एज थोड़ा सा ऊपर होता है। एक पिक्चर में आपको साथ लगाइए, वो देखना एक बारी कि आउटर एज कैसे उभरा हुआ होता है, ठीक है ना। अब इसको बोलते हैं हम बैंकिंग ऑफ रोड। क्यों बैंकिंग ऑफ रोड की ज़रूरत पड़ी, थोड़ा समझने की कोशिश करना। क्योंकि यहाँ तक अभी तक हमने क्या देखा कि हमारा नॉर्मल गाड़ी सीधी जा रही है, एमजी नीचे, नॉर्मल ऊपर। क्या हमने अभी तक नॉर्मल का कोई भी कंपोनेंट किया? क्या नहीं किया नॉर्मल का कोई भी कंपोनेंट। नॉर्मल ही लग रहा था। लेकिन हमें यहाँ पर समझ में आया कि इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? हॉरिजॉन्टल फोर्स। कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? हॉरिजॉन्टल फोर्स। यानी हमें कोई एडिशनल हॉरिजॉन्टल फोर्स मिल जाए तो हम सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर सकते हैं।
अगर हमें कोई हॉरिजॉन्टल और एडिशनल फ्रिक्शन के अलावा कोई और एडिशनल फोर्स मिल जाए तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर सकते हैं। अब उसी बारे में हम चर्चा करेंगे और हम बात करने वाले हैं बैंकिंग ऑफ रॉड। चलिए बच्चों, तो अब हम बात करेंगे बैंकिंग ऑफ रॉड। और बैंकिंग ऑफ रॉड में आपको पिक्चर दिख गई होगी और अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि आउटर एज होती है ना, थोड़ा सा ऊपर होती है, इस वाले एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। ये एंगल ऑफ बैंकिंग होता है, ठीक है ना। अब सोचो, अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे पास अगर टर्न पर हम कांस्टेंट स्पीड से जाते हैं तो ये हमारे पास स्पीड चाहिए होती है, अगर एक्सेलरेट करके जाते हैं तो ये हमारे पास स्पीड चाहिए होती है। बच्चों, इससे पहली वाली डेरिवेशन में हम लोगों ने स्क्वायर नहीं लिखा था, वो लिख लेना, बाय मिस्टेक रह गया है। तो स्क्वायर आएगा म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर की पावर 1/4। अब बात ये करते हैं कि अभी तक जितना भी इन दोनों केसेस में पढ़ा था हम लोगों ने, हमने देखा फ्रिक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फ्रिक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि फ्रिक्शन इंटेलिजेंट है और फ्रिक्शन को फिजिक्स आती है। अब सोचो कि अगर अब हमारे पास कार ऐसे हो गई और ये कार जा रही है सम वेलोसिटी मान लो v से, ठीक है, वही कार का मास m है बच्चों, और हमारी स्पेशल कंडीशन क्या है कि मान लो देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन, यानी म्यू की वैल्यू 0 बिटवीन टायर एंड द रोड। हालांकि ऐसी पॉसिबल नहीं होगी, बट हम मान लेते हैं कि क्या अगर फ्रिक्शन भी एब्सेंट हो जाए तो क्या हम फिर भी घूम सकते हैं, फिर भी कर्व ले सकते हैं क्या। उसी के लिए हम लोगों ने ये बैंकिंग को प्रोवाइड किया। अब देखिए क्या हुआ, ध्यान से सुनना बच्चों, इस पे ये वाला फोर्स लगेगा mg और सेंट्रीफ्यूगल लगेगा बाहर की डायरेक्शन में, यानी mv स्क्वायर बाय r, और r क्या बच्चों, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बात करते हैं नॉर्मल। देखो बच्चों, नॉर्मल कुछ इंक्लाइंड हो जाएगा। अभी तक हमने दोनों केसेस में क्या देखा था, नॉर्मल ही लग रहा था, यानी ऐसे लग रहा था, सिंपली गाड़ी चल रही थी। लेकिन इस केस में नॉर्मल ऐसे ना हो गया, ऐसे टिल्ट हो गया। अब नॉर्मल अगर टिल्ट हो गया तो देखना ध्यान से, हमें पता है बच्चों, ध्यान से देखो, ये हमारे पास mg, ये हमारे पास mv स्क्वायर बाय r। तो अगर मैं इसके दो कंपोनेंट कर दूं, सोचना ध्यान से, ये वाला एंगल थीटा, ठीक है ना, ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है ना बच्चों, पक्का, हाँ जी। अब ये 90, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक मैथ्स है भैया। ये थीटा, तो हमें पता है इसके और इसके बीच में एंगल थीटा होता है, ये दोनों लाइन आपस में नॉर्मल है, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये लाइन और ये लाइन आपस में नॉर्मल है, तो ये 90, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। चलिए अब n के दो कंपोनेंट करो, इधर वाला कंपोनेंट n cos थीटा और इधर रेडियल डायरेक्शन में कौन आ गया बच्चों, n sin थीटा। यानी ध्यान से देखिए, अब फिर वही दोबारा से हम अगर इसी रेडियल डायरेक्शन पे बैठ जाते हैं, रेडियल डायरेक्शन में सूडो वाले फोर्स को हम नेट फोर्स 0 कर देते हैं, यानी n sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, n sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। और ऊपर कौन लग रहा है, n cos थीटा, नीचे कौन लग रहा है, mg, यानी n cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू m इंटू जी। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं बच्चों, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, n विल कैंसिल आउट, sin थीटा बाय cos थीटा, टेंजेंट थीटा, दिस इज इक्वल्स टू m विल कैंसिल आउट, v स्क्वायर बाय आर जी। यहाँ से v की वैल्यू किसके बराबर आ गई बच्चों, अंडर रूट आर जी इंटू टेंजेंट थीटा, आर जी, दिस इज इक्वल्स टू आर जी टेंजेंट थीटा अंडर रूट, दिस इज इक्वल्स टू v। अब ये v की वैल्यू वो वैल्यू आई है, अगर इसी वैल्यू पर आपकी गाड़ी ने टर्न लिया तो आप सेफ हो। मान लो ये वाली वैल्यू आई 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि अगर आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है किसी भी बैंक रोड पर, तो आपको यहाँ पर नो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन, पहली बात तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन।
सेकेंडली आप इसी स्पीड पे टर्न ले सकते हो, लेकिन वो 40 से कम हो गई या 40 से ज़्यादा हो गई तो आप गए काम से। क्या कभी ऐसा देखा है आपने किसी भी टर्न पे ऐसे लिखा रहा है कि यहाँ 20 की स्पीड से ही जा सकते हो, उससे कम या उससे ज़्यादा गए तो भगवान को प्यारे हो जाओगे? नहीं ना, वहाँ तो एक स्पीड लिमिट होती है। उसके बाद हमारी अपनी मर्जी, उससे कम रखे उसके बराबर रखे तो हम सेफली चले जाते हैं। बात समझ में आई ना? अब देखो ध्यान से, तो यहाँ से क्या आया बच्चों 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब समझना कि 40 किलोमीटर पर आवर के लिए अगर हम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टर्न ले रहे हैं तो हमें फ्रिक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इससे कम इससे ज़्यादा में खतरा है सर। अब देखिए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको लिखा मिलेगा दिस रोड इज बैंक, दिस रोड इज बैंक फॉर 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड या 40 किलोमीटर पर आवर, ऐसे कोई भी स्पीड हमें गिवन होगी। दिस रोड इज बैंक्ड फॉर इतने मीटर पर सेकेंड, इतने किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि ये वाली स्पीड के लिए आपको फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन नहीं चाहिए यानी डायरेक्टली ये इक्वेशन आपको ये दे दी है कि यहाँ पर 30 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है? अंडर रूट RG टेंजेंट थीटा। तो हमने यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या देखा कि बैंकिंग करने से जो काम अभी फ्रिक्शन कर रहा था, हमने मान लिया कि फ्रिक्शन नहीं है, बट हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि बैंकिंग करने से जो नॉर्मल है ना, और वो नॉर्मल प्ले करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करने के लिए। बात समझ में आ रही? यानी बैंकिंग करने से क्या हुआ, हमें एक एडिशनल फोर्स और मिल गया। किसके रूप में? नॉर्मल के रूप में। नॉर्मल क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। बारिश आई तो भी मिलेगा, तेल गिर दे कोई उस वाले सरफेस पे, ऑयल को फैला दे तो भी नॉर्मल तो मिलने ही वाला है। तो अब हमारे लिए जो टर्न है ना, उस पे घूमना इजी हो गया। क्यों? क्योंकि अब केवल और केवल फ्रिक्शन नहीं, नॉर्मल भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। बात समझ में आई? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि बैंकिंग क्यों की गई? क्योंकि बैंकिंग में एक एडिशनल फोर्स हमने मिल गया वहाँ पर जो नॉर्मल है, और नॉर्मल लगेगा ही लगेगा जब तक सड़क पर गाड़ी चलेगी। हाँ, कोई हवा में उड़ के चली गई तो नॉर्मल जीरो, क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्स है। बात समझ में आई? चलिए अब इसका थोड़ा एडिशनल वर्जन कर लेते हैं जहाँ पर फ्रिक्शन भी रोल में आ जाता है। ये तो हम लोगों ने स्पेशल केस किया था। अच्छा, अब हमसे कई बार पूछी जाती है कि रेंज निकालो। याद करो अभी अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था लास्ट वाले लेक्चर में, बाउल में ओमेगा से घुमा रहे थे, है ना, ब्लॉक एक बारी ऊपर गया था एक बारी नीचे गया था, तो हमने रेंज कैलकुलेट की थी। सिमिलरली यहाँ पर भी हमसे पूछी जाती है रेंज फाइंड आउट कीजिए, वी मिनिमम से वी मैक्सिमम, जिस रेंज पर आप सेफ हो, यानी आप स्किड नहीं करने वाले। बात समझ में? तो उसी रेंज के बारे में बात करेंगे। अब उस रेंज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर किसका आ जाएगा? इस वाली वेलोसिटी का। सोचो अब वही बाउल के लिए भी हमारे पास एक वेलोसिटी आई थी, उससे ज़्यादा कर रहे थे तो ब्लॉक किधर जा रहा था? ऊपर, तो फ्रिक्शन किधर लगा? नीचे। उससे कम कर रहे थे तो ब्लॉक नीचे आ रहा था, फ्रिक्शन कहाँ लगा था? ऊपर। सेम पैटर्न में अगर इस वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी हुई, इस वेलोसिटी से ज़्यादा हुई तो क्या करेगा? ये गाड़ी स्किड करने लगेगी। किधर? बाहर की डायरेक्शन में। बाहर की डायरेक्शन में स्किड करेगी तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे की डायरेक्शन में। बात समझ में आई? तो वहाँ से क्या निकल जाएगी? मैक्सिमम स्पीड। चलिए अब बात करते हैं उसी वाले कॉन्सेप्ट की। चलिए बच्चों अब बात करेंगे हम बैंकिंग ऑफ रोड विद फ्रिक्शन। ये वाला प्रूफ आपके CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। इजी है वैसे, नीड नॉट वरी अबाउट दैट, आपको आता है सब चीज़ें, वही बात करेंगे। अब सोचो ये v = RG tan थीटा, तो एक क्रिटिकल वेलोसिटी आ गई थी कि इसी से चलना है तो फ्रिक्शन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बट कम या ज़्यादा हो गया तो गया अगर फ्रिक्शन नहीं है तो। लेकिन अब अगर हमारे पास v इससे ज़्यादा आ जाए तो बच्चों RG टेंजेंट थीटा, सोचो अगर इससे ज़्यादा आ गए तो ये स्किड करेगी, दूर जाने की कोशिश करेगी, दूर जाने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? सर फ्रिक्शन तो इसके अलोंग लगने वाला है F, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, है ना, कॉन्टैक्ट के टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, अब इस पे देखो
इस पे नॉर्मल लगेगा इधर डायरेक्शन में, mg लगेगा नीचे की डायरेक्शन में, और सेंट्रीफ्यूगल लगेगा रेडियली आउटवर्ड, यानी mv²/r। अब यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश करना, करने के अलग अलग तरीके आपकी किताबों में अलग मिल जाएगा, मैं जो कराऊंगा वो अलग मिलेगा, टेंशन नहीं लेना, आंसर सेम आता है, कॉन्सेप्ट दोनों से बता दूंगा। ध्यान से देखो, नॉर्मल तो देखिए यहाँ देखो एक बारी, नॉर्मल तो इसी पे तो नॉर्मल है ना बच्चों, इसी सरफेस जहाँ कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट तो ये है, इसी पे तो नॉर्मल है ना, तो ये नॉर्मल और फ्रिक्शन ये रहा, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, प्लीज पे अटेंशन, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं mg की बात करूँ तो mg इस पे नॉर्मल होगा सरफेस पे, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखना, ये रेडियली आउटवर्ड है, ये mv²/r। थोड़ा समझने की कोशिश करना, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ऐसे ये हो गया। अब हमने क्या किया, अब इसमें क्या हुआ, मैंने देखो क्या किया, अब ये अगर मैं बात करूं तो ये अगर थीटा तो ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, मैंने इसको एक एक्सिस मान लिया बच्चों, और इसको एक एक्सिस मान लिया। मैं कुछ भी मान सकता हूँ, एक्स और वाई की कंडीशन क्या है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और वो मैं पहले ही प्रूव कर चुका हूँ। तो अगर मैं इसको x मानूं तो इसको y मान लेता हूँ। अब y में देखिए, x में देखिए कौन लग रहा है, नॉर्मल, ये नॉर्मल, इधर कौन लग रहा है, फ्रिक्शन। चलिए अब रेडियली वाले फोर्स को देख लेते हैं। तो इस mv²/r का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों, mv²/r cos थीटा, ठीक है बच्चों। और इसके अलोंग कितना हो जाएगा, mv²/r sin थीटा। डन। देखो mg के दो कंपोनेंट करो, mg का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा बच्चों, mg cos थीटा, और इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा बच्चों, mg sin थीटा। डन। चलिए तो यहां से वर्टिकल वाली यानी एक्स एक्सिस वाले फोर्सेस को इक्वेट कीजिए। ऊपर कितना लग रहा है n, नीचे कितना लग रहा है, ध्यान से देखो, नीचे कितना लग रहा है बच्चों, नीचे देखो mv²/r का साइन थीटा वाला कंपोनेंट और mg का cos थीटा वाला कंपोनेंट, यानी mv²/r साइन थीटा प्लस mg cos थीटा, ये हमारे पास n आ गया, ठीक है। अब f के अलोंग देखो, f प्लस mg साइन थीटा, और उधर कौन लग रहा है, mv²/r cos थीटा। तो हमें f निकालना है, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, देखो mv²/r cos थीटा, f प्लस mg साइन थीटा लग रहा था, चलो मैं लिख देता हूँ, f प्लस mg साइन थीटा, इधर कौन आ गया बच्चों, mv²/r cos थीटा, यानी यहां से f की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, mv²/r cos थीटा माइनस mg sin थीटा। देखो वही इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। नाउ दिस इज रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, और नो स्लिपिंग कंडीशन क्या होती है बच्चों, Fr शुड बी लेस देन इक्वल्स टू Fmax। और मेरे बच्चों यहाँ पे Fmax कितना, म्यू इंटू n, n ये रहा हमारे पास। आइए ना करते यहाँ पे, तो Fr की वैल्यू कितनी है बच्चों, mv²/r cos थीटा माइनस mg sin थीटा लेस देन इक्वल्स टू म्यू इंटू n की वैल्यू म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, म्यू mv²/r sin थीटा प्लस म्यू इंटू mg cos थीटा। देखिए m विल कैंसिल आउट। अब यहां से क्या करो बच्चों, v² वाली टर्म्स को एक तरफ लेके आ जाओ, बाकी टर्म्स को एक तरफ लेके आते हैं। तो यहां से क्या बना देखना, v²/r cos थीटा, ठीक है,
यहाँ से देखो म्यू वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा प्लस है, इधर आके माइनस में माइनस वी स्क्वायर बाय आर म्यू साइन थीटा, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू अब देखिए ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा जी साइन थीटा प्लस ये क्या है बच्चों म्यू जी कॉस थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। वी स्क्वायर बाय आर कॉमन ले लेते हैं बच्चों, यहाँ से वी स्क्वायर बाय आर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा बच्चों कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा लेस देन इक्वल्स टू जी कॉमन ले लो बच्चों, यहाँ से जी दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। हमें तो v की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो v को यहाँ पे रखो, बाकी सारे फैक्टर्स को लेके आ जाओ, r इधर नीचे डिवीजन में, इधर आके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। बोलो हमें तो v की वैल्यू चाहिए, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों अंडर रूट ऑफ आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। देखिए ये हमारे पास v की मैक्सिमम वैल्यू आ गई बच्चों, मैक्सिमम, यानी इससे ज़्यादा नहीं, नॉर्मल और फ्रिक्शन के कॉम्बिनेशन के बाद भी इससे ज़्यादा स्पीड नहीं। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, अब यहाँ पर अगर मैं पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दूँ, cos थीटा से, देखो पूरी इक्वेशन को cos थीटा से डिवाइड करूँ तो यहाँ साइन थीटा बाई cos थीटा, टेंजेंट थीटा, cos थीटा बाई cos थीटा 1, cos थीटा बाई cos थीटा 1 और माइनस म्यू साइन थीटा बाई cos थीटा टेंजेंट थीटा। आपकी बुक्स में ये वाला फॉर्मूला मिलेगा ज़्यादातर, ध्यान से देखना। क्या अगर मैं इस इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर सकता हूँ सेम पैरामीटर से, तो हमारे पास v मैक्सिमम कितना आ जाएगा बच्चों वो देख लो एक बारी। v मैक्सिमम कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर जी एज इट इज रहेगा बच्चों। देखो अब साइन थीटा बाई cos थीटा टेंजेंट थीटा, cos थीटा बाई cos थीटा 1 यानी प्लस म्यू डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई cos थीटा 1 माइनस म्यू साइन थीटा बाई cos थीटा टेंजेंट थीटा, तो 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा। बोलो बच्चों समझ में आया पक्का? तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि ये मैक्सिमम स्पीड आने वाली है बच्चों, मैक्सिमम स्पीड। अच्छा अब एक चीज़ और देख लीजिए, अब यहाँ पर जो स्पीड थी वो कितनी थी आर जी टेंजेंट थीटा। यहाँ पे देखिए आर जी टेंजेंट थीटा प्लस म्यू इंटू आर जी, यानी स्पीड थोड़ा बढ़ गई है ना, बढ़ी है ना। दूसरी चीज़ देखिए ये 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा, डिनोमिनेटर 1 से भी छोटा है, डिनोमिनेटर 1 से भी छोटा है। यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है बच्चों 1, लेकिन ये 1 से भी छोटा है और 1 से भी छोटा है, तो यानी ये वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ गई। बात समझ में आई? क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर छोटा है उसकी वैल्यू बड़ी हो जाती है। यानी हमें यहाँ से समझ में आया कि फ्रिक्शन और नॉर्मल के कॉम्बिनेशन से जो वो अंडर रूट ऑफ आर जी टेंजेंट थीटा थी उससे तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हम मैक्सिमम स्पीड ले सकते हैं, बट हाँ इससे ज़्यादा होगी तो गाड़ी स्किड कर जाएगी। बात समझ में? चलिए ये कौन सी कहानी थी बच्चों? केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या कहता है कि स्पीड हमारे पास v से बड़ी हो गई। तो अब एक बार बताओ सेकंड केस में क्या करना है कि v लेस देन आर जी टेंजेंट थीटा। लेस देन आर जी टेंजेंट थीटा से क्या होगा, गाड़ी नीचे आएगी, गाड़ी नीचे आएगी तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। लेकिन भाई तुम एक बात बताओ, क्या आपने कभी भी किसी भी कर्व पे ये देखा है कि कर्व पे गाड़ी बंद हो गई? मान लो गाड़ी बंद हो गई तो क्या वो गाड़ी अपने आप ही नीचे आना स्टार्ट हो जाती है क्या? नहीं, फिसलना थोड़ी ना स्टार्ट होती है। याद करो फिसलने की कंडीशन क्या होती थी सर, ऐसी कंडीशन में एंगल ऑफ रिपोज आता था ना।
एंगल ऑफ रिपोज वो वाला एंगल याद कीजिए, हमने ऐसे पढ़ाया था, इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया था और इसको धीरे 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 उठाते जा रहे थे और एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा आया था जब वो स्लाइड डाउन करना स्टार्ट हो गया था, याद है ना? हाँ, तो बच्चों ये जो थीटा होता है ना, ये हमेशा ध्यान रखना कि ये हमेशा एंगल ऑफ रिपोज से छोटा होगा। एंगल ऑफ रिपोज से छोटा होने का मतलब क्या है कि यानी अगर कर्व पे गाड़ी बंद भी हो जाती है तो भी वो नीचे नहीं आने वाली। तो इस केस में जो V मिनिमम रहने वाला है, याद रखना बच्चों, V मिनिमम जो रहने वाला है वो 0 हो जाएगा। यानी मेरे पास रेंज क्या आ गई, रेंज हमें कैलकुलेट करनी है। रेंज क्या होगी बच्चों, 0 स्पीड से लेके इस मैक्सिमम स्पीड तक आप किसी भी स्पीड के बीच में चलो, गाड़ी स्किड नहीं करने वाली। बात समझ में आई? तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, V 0 से लेके V मैक्स, और V मैक्स कितना है बच्चों हमारे पास, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। V मैक्स ये रहा हमारे पास, बोलो समझ में आया? पक्का? तो देखिए ये पूरा एनालिसिस था बैंकिंग ऑफ रोड का, आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया। और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और समझ में आ गई कि फ्रिक्शन प्लस सर्कुलर में सब कुछ सेम सा ही है। यानी अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो हम यही तो चीज़ें कर रहे हैं, स्पीड बढ़ गई तो ऊपर, कम हो गई तो नीचे, फ्रिक्शन किधर लगेगा, कभी टेंजेंशियली कभी रेडियली, कभी दोनों जगह फ्रिक्शन को फिजिक्स आती है, दैट्स वाई। बात समझ में आई बेटा? इसमें जैसे हम लोगों ने इसमें नॉर्मल के कंपोनेंट नहीं किए, फ्रिक्शन के कंपोनेंट नहीं किए, हमारी बुक्स में एक और फॉर्मेट गिवन है, उसमें उन्होंने क्या किया, नॉर्मल, यानी हमने तो इसको एक्स एक्सिस माना है ना और इसको वाई एक्सिस माना है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी को y मान लिया और इसको x मान लिया, अब कंपोनेंट कर दिए। तो आप लोग देखोगे आंसर अभी भी सेम आता है। करके दिखा देता हूँ। चलिए बच्चों, वो सेकंड फॉर्मेट भी देख लीजिए जो मोस्ट प्रोबेबली हमारी बुक्स में मिलती है, रेफरेंस बुक्स जो होंगी उसमें वही वाला मेथड है जो अभी सिखाता हूँ। देखिए नॉर्मली mg यही लगेगा बच्चों और सेंट्रीफ्यूगल यही लगने वाला है mv²/r। अब उन्होंने क्या किया, इस वाली एक्सिस को ही x एक्सिस मान लिया और इस वाली एक्सिस को ही y एक्सिस मान लिया। बट ऐसा माने जरूरी नहीं है जो कि हमने अभी किया है, हमने इस वाली को x माना था और इस वाली को y माना था, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना हमें बिल्कुल भी। चलिए, और ये हमारे पास नॉर्मल आ गया, ठीक है ना बच्चों? चलिए अब हमें क्या करना है, अगर सर ये x और ये y माना है तो अब हमें कंपोनेंट्स फोर्सेस को इन्हीं के अलोंग तोड़ना है। चलो तोड़ते हैं। देखो तो अब हमें करना है क्या बच्चों, हमें इनके अलोंग कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करना है और v ग्रेटर देन rg टेंजेंट थीटा हो गया बच्चों, तो गाड़ी स्किड करेगी ऊपर, फ्रिक्शन किधर लगेगा, a डायरेक्शन में, टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में। अब ध्यान से देखना, हमें जो ये डार्क लाइन है इनके अलोंग करना है, तो दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, n, तो ये हो गया n cos थीटा और ये क्या हो गया बच्चों, n sin थीटा, ठीक है ना? और इधर कौन लग रहा है, mv²/r। अब हमें mg के भी कंपोनेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इस फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट करो बच्चों, ध्यान से देखना। इफ दिस इज थीटा तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी थीटा, तो अब f के कौन से कंपोनेंट हो गए, f cos थीटा और नीचे कितना हो गया बच्चों, f sin थीटा। अब प्लीज पे अटेंशन, इस एक्सिस के अलोंग देखो, n cos थीटा है ऊपर और नीचे mg प्लस f sin थीटा है, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, n cos थीटा ऊपर मस्ट बी इक्वल्स टू नीचे mg लग रहा है और f sin थीटा लग रहा है, यानी mg प्लस f sin थीटा, ठीक है बच्चों? चलिए अब इधर देखिए, x एक्सिस के अलोंग इधर लग रहा है mv²/r, इधर लग रहा है n sin थीटा और इधर लग रहा है f cos थीटा, यानी n sin थीटा प्लस f cos थीटा, दिस इज इक्वल्स टू mv²/r। ये इक्वेशन आ गई बच्चों हमारे पास, ठीक है ना? अब इधर से देखो, n cos थीटा इधर माइनस f sin थीटा,
दिस इज इक्वल्स टू mg, और इधर देखो n sin थीटा प्लस f cos थीटा, दिस इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, अब इस इक्वेशन से डिवाइड कर दो इसको। लो जी, देखो n cos थीटा माइनस f sin थीटा डिवाइडेड बाय m इंटू जी, m विल कैंसिल आउट। परफेक्ट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हमने क्या करना है बच्चों, हमने कुछ नहीं करना इस पूरी इक्वेशन में। क्या करो, n cos थीटा से डिवाइड कर दो, n cos थीटा से डिवाइड, चलो डिवाइड n cos थीटा, बोथ इक्वेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। देखो ध्यान से, n sin थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा प्लस f बाय n cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। समझने की कोशिश करना, बहुत इजी है। n cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस f बाय n sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, दिस इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय आर जी। लो जी, अब देखो ध्यान से, n cos थीटा, n cos सॉरी n ने n को मारा sin थीटा बाय cos थीटा, टेंजेंट थीटा, तो यहाँ से ये क्या बना बच्चों, टेंजेंट थीटा। ठीक है, प्लस प्लस, अब याद करो f की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, फ्रिक्शन f, दिस इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आ गई, f बाय एन। चलो जी, यानी f बाय एन को क्या लिखेंगे हम बच्चों, म्यू, cos थीटा कैंसिल आउट, खत्म, डिवाइडेड बाय n ने n को मारा, cos थीटा ने cos थीटा को मारा, तो नीचे बना 1 माइनस माइनस म्यू और टेंजेंट थीटा, दिस इज इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर बाय आर जी। आ गया वही आंसर? अरे कैसे भी करो सर, v दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेंजेंट थीटा प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा। लो जी, ये वो है जो आपकी बुक्स में मेथड है, और जो हमने किया था उससे डायरेक्ट आ गया था। हमें n cos थीटा से नहीं, केवल और केवल cos थीटा से डिवाइड करने की बात की थी। मैं ये कह रहा हूँ टोटली डिपेंड्स ऑन यू। फिर एक बात और याद रखना है, जो हम लोगों ने वेक्टर्स में पढ़ा था, चाहे मैं इसको x एक्सिस मानूँ, चाहे मैं इसको y एक्सिस मानूँ, या मैं इसको y मानूँ, इसको x मानूँ, अगर मैं फिजिक्स के लॉस पूरे सही लगा रहा हूँ तो आंसर तो डेफिनेटली ठीक आने वाला है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। रात के 2:30 बज रहे हैं बच्चों, चलिए अब अलविदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप मोटिवेटिंग अस, कीप वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू।